हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं एमपी कांस्टेबल को, और 1 फरवरी 2022 का शिफ्ट 2 हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें साइंस के जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे वो हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। यदि आपने वो सेशन विजिट नहीं किया है तो ज़रूर से जाकर आप एक बार चैनल पर विजिट करिएगा। इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है जिसे ऊपर आपको आई बटन पर मिल जाएगा, या फिर ये सेशन पूरा विजिट करने के बाद आप चैनल का प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहां पर विजिट कर सकते हैं इसका फर्स्ट सेशन। ओके, सो आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? इसको थ्रस्ट कहा जाएगा, इसको प्रेशर हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, इसको बल यहाँ पर बोला जाएगा, या फिर मैग्नीट्यूड यहाँ पर बोला जाएगा। क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाए? ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसे प्रेशर यहाँ पर कहा जाता है, इसे दबाव यहाँ पर कहा जाता है। अब दबाव से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले तो दबाव होता क्या है? तो दबाव को प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि जो प्रेशर होता है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कितना बल लगाया गया है। ठीक है, मान लो हम लोग यहाँ पर मान रहे हैं कि इस एरिया में इतना फोर्स लगाया, इस एरिया में इतना फोर्स लगाया, तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से इसको कैटेगराइज करते हैं, इतने एरिया में इतना फोर्स लगा है। सो दबाव को प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। यदि क्षेत्रफल एक ही सतह पर, हमने जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर्मूला बनाने के लिए माना कि कोई एरिया कितना है, ए है, क्षेत्रफल कितना है, ए है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है, तो टोटल प्रेशर जितना फोर्स उसके ऊपर लग रहा है और कितना एरिया वो है ना, तो वो चीज़ उसका क्या कहलाएगी? दबाव कहलाएगी। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है, बलून का एग्जाम्पल आपके सामने रखा गया है। जैसे ही आप एक गुब्बारा फुलाते हैं तो गुब्बारा बड़ा होने के कारण उसका जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे आप उसको फुलाते जाएंगे उसमें हवा भरते जाएंगे, वो बड़ा होता जाएगा। अब एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि उसके बाद वो फूलना बंद कर देगा। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि गुब्बारे के अंदर का जो, हम लोग बोल सकते हैं कि गुब्बारे के अंदर जो हवा भरी हुई है उसका दबाव बढ़ता जा रहा है ना, इसके कारण जो है उसको फुलाने में अब दिक्कत आने लगेगी। इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से यहाँ पर व्यक्त किया जाता है। इसकी जो यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर होती है, जिसको पास्कल भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, और फॉर्मूला आपको पता ही है, फोर्स पर यूनिट एरिया, हर एक क्षेत्रफल में हर एक यूनिट एरिया में कितना फोर्स लगाया गया है वो आपका क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है। अब एक और चीज इसमें केस आप कंसीडर कर सकते हो। ये पहला केस है, तरल पदार्थों में यह दबाव हमेशा किसी वस्तु के लंबवत होता है। मतलब तरल पदार्थों, किसी भी लिक्विड स्टेट की आप बात करें तो जो दबाव बनेगा वो हमेशा लंबवत होता है। यह वह दबाव है जो पानी में डूबी हुई किसी भी वस्तु पर लगाया जाता है, तो इसको प्रणोद बल यहाँ पर कहा जाता है, इसको थ्रस्ट यहाँ पर कहा जाता है। आपको शायद ध्यान हो, अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखा है क्वेश्चन नंबर 1 को, तो आपको ध्यान आएगा इसमें एक ऑप्शन आपका थ्रस्ट भी था, प्रणोद जिसको बोलते हैं, प्रणोद दबाव जिसको बोलते हैं, है ना, वो भी था, है ना। लेकिन इसने क्या बोला है, इन जनरल सा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो है वो दाब कहलाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। और अगर ये थ्रस्ट के बोल दे तो थ्रस्ट होता है लिक्विड के लिए, लिक्विड स्टेट के लिए, तरल पदार्थों के लिए। तो तरल पदार्थों में यह दबाव हमेशा किसी वस्तु सतह के लंबवत बना रहता है। यह दबाव है जो पानी में किसी डूबी हुई वस्तु पर लगाया जाए। पानी में कोई वस्तु डूबी है, मान लो पानी के अंदर एक बोतल डूब रही थी, हमने उसके ऊपर क्या लगाया? दबाव लगाया। मतलब बोतल का ये जो एरिया है इसके ऊपर जो दबाव लगाया इसको क्या कहा जाएगा? इसको थ्रस्ट यहाँ पर कहा जाएगा। प्रेशर इज इक्वल टू, अगर मैं प्रेशर का फॉर्मूला बोलूँ लिक्विड स्टेट के अंदर, तो यहाँ पर फोर्स की जगह क्या हो जाएगा? थ्रस्ट हो जाएगा, थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, और अगर आप इसका फॉर्मूला देखें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे ही रखा है। ठीक है, और थ्रस्ट का फॉर्मूला निकालने को बोला जाए तो थ्रस्ट का फॉर्मूला आप कैसे निकालेंगे? प्रेशर इनटू एरिया, है ना, ऐसे आप निकाल सकते हैं। क्या ये पूरा आपको क्लियर हो गया? यहाँ से मैंने आपको पूरा फोर्स पढ़ा दिया है। जस्ट एन एग्जाम्पल आप इस बॉटल के थ्रू देख सकते हैं।
है ना। इस बोतल ने इतना क्षेत्रफल कवर कर रखा है, आपको यदि दिखाई दे रहा है तो इसने सिलेंड्रिकल है, इतना क्षेत्रफल कवर कर रखा और मैं इस पे इतना फोर्स लगा रही हूँ, तो ये इसका क्या हो गया, प्रेशर हो गया। कितना फोर्स लगाया और कितने क्षेत्रफल में लगाया, ठीक है, ये तो हो गया। अब मैं इसको पानी के अंदर डुबा रही हूँ, पानी का एक बड़ा सा टब भरा हुआ है और मैं इसमें प्रेशर लगाकर इसको पानी के अंदर डुबाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो ये इस टाइम पर ये चीज़ क्या कहलाती है, फोर्स मेरा कहलाएगा थ्रस्ट। सो प्रेशर इज इक्वल टू इनसाइड द टब, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट डिवाइड बाय एरिया, जितना एरिया इसने कवर कर रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को समझना है। इन जनरल सा क्वेश्चन था, क्या कहा जाता है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, प्रेशर, दबाव कहा जाता है। एक और इजी सा क्वेश्चन, अच्छा देखो, अगर आपने ओनली 6 से लेकर 10 तक का एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो 15 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके वहीं से पूछे जा रहे हैं 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी से। जो मैंने आज क्वेश्चन रेडी किए हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं और इनका जो एक्सप्लेनेशन डाला है, सब कुछ एनसीईआरटी बुक का ही है। तो सबसे बेस्ट वे ये है कि बजाय आप अदर बुक्स वगैरह देख रहे हैं, सबसे अच्छा है कि आप एनसीईआरटी को पढ़ें, एनसीईआरटी बुक्स को देखें, या फिर अगर आपने ऑलरेडी नोट्स, शॉर्ट नोट्स या गिस्ट बना रखा है तो उनसे आप स्टडी करें, तो साइंस पूरा आपका वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। सर्वाहारी कौन होते हैं, जो निर्माता होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो हर्बीवायरस होते हैं, जो शाक भक्षी जिनको बोला जाता है, जो प्लांट्स और मीट्स दोनों हो सकते हैं, या फिर केवल जो मीट खाने वाले हैं, जो क्या खाते हैं, है ना। बेसिकली सर्वाहारी कौन होते हैं, जैसे लाइक शाकाहारी और मांसाहारी का जो मिक्स रूप होता है उनको हम लोग सर्वाहारी बोलते हैं। शाकाहारी जैसे गाय वगैरह हो गई, हिरण वगैरह हो गया, है ना, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, शाकाहारी में आते हैं। मांसाहारी जो केवल मांसाहारी पदार्थों का सेवन करते हैं, जैसे लाइक शेर हो गया, ठीक है, जैसे शार्क हो गई, तो ये सब क्या है, किसी दूसरे जीव को खाते हैं, तो वो मांसाहारी कैटेगरी में आ गए। अब सर्वाहारी जो शाकाहारी भोजन भी लेते हैं और साथ में मांसाहारी, जस्ट लाइक ह्यूमन, वो शाकाहारी भी है, वो मांसाहारी भी, जस्ट लाइक डॉग भोजन भी लेता है तो शाकाहारी में, साथ ही दूसरे जानवरों को भी खाता है तो वो उसमें मांसाहारी में। दैट मीन्स ह्यूमन हो गया, डॉग हो गया, ऐसे कई सारे चीज़ें हैं, प्राणी हैं जो हमारी सर्वाहारी कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो सर्वाहारी कौन हो गए, जो प्लांट्स भी लेते हैं, मतलब प्लांट से बना हुआ फूड भी लेते हैं और साथ ही मांस मीट भी लेते हैं, तो वो सर्वाहारी कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये तो हो गया आपका साइंस, या मैं बोल दूं बायो का एक क्वेश्चन, साइंस के अंदर स्पेसिफिक बायो का एक क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, है ना, कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इन जनरल कुछ 20-22 क्वेश्चन के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके सामने शाकाहारी, तो जो जंतु केवल पौधों और पादप के उत्पाद खाते हैं, यानी कि प्लांट्स से जो चीज़ें मिल रही है उनको खाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। मांसाहारी जो केवल दूसरों का मांस खाते हैं, दूसरे जंतुओं को खाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। सर्वाहारी जो इन दोनों से प्राप्त भोजन को ग्रहण करते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। सर्वभक्षी या सर्वाहारी भी आप इनको बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इस क्वेश्चन को देखिए, इससे आपका जो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल से यदि रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। किसी जलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण आपको बताना है, जो भी कोई आहार श्रृंखला आपको याद हो, जलीय आहार श्रृंखला दैट मीन्स जो जल के अंदर है, इनसाइड द वाटर, वो समुद्र हो सकता है, वो नदी हो सकता है, वो तालाब हो सकता है, वो कोई भी झील यहाँ पर हो सकती है। तो सबसे पहले जो भोजन होगा काई या शैवाल यहाँ पर हो जाएगा। काई या शैवाल जो होते हैं, एल्गी वगैरह जो हो गई, इसको कौन खाता है, छोटे जंतु खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। अब इन छोटे जंतुओं को कौन खा जाता है, फिश, मछली यहाँ पर खा जाती है, और इन छोटी छोटी मछलियों को कौन खाता है, बड़ी मछली खाती है। तो इस प्रकार जल के अंदर इनसाइड द वाटर इस तरीके से हमारी खाद्य श्रृंखला यानी कि हमारी फूड चेन वर्क करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विभिन्न आहार श्रृंखलाएं मिलकर क्या बनाती है, बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं, जैसे कि हमने यहाँ पर बना लिया फिश वाला। ऐसे ही जमीन पर रहने वाले जो जीव हैं उनका मैं बनाऊँ, जैसे मैं बर्ड्स का बना लूँ, या फिर मैं यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ कि घास हो गई, घास को हिरण ने खाया, है ना, फिर हिरण को किसी ने शिकार कर लिया। तो इस प्रकार से कई सारी फूड चेन मिलकर क्या करती है, खाद्य जाल यहाँ पर बनाती है। इसका पूरा पिक्चर भी अभी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे ज्यादा ऊर्जा, किसको अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी, शाकाहारी को या मांसाहारी को। तो शायद आपको ध्यान हो, हमने जब EVS एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ा था तो उसमें हमने 10% रूल के बारे में डिस्कस किया था। क्या होता है 10% रूल, जैसे कि यहाँ पर अगर शाकाहारी है, उसने कोई भी भोजन ग्रहण किया
तो उसके पास कितनी ऊर्जा आ गई, उस भोजन की 100% ऊर्जा उसके पास आ गई। ठीक है, अब शाकाहारी के बाद मान लो इसको किसी और जीव ने खाया, कोई भी शाकाहारी यहाँ पर हो सकता है, कोई भी बर्ड यहाँ पर हो सकता है जो शाकाहारी हो, जिसने डायरेक्टली प्लांट्स को खाया हो या इस प्रकार का कोई भी फूड खाया हो। अब मांसाहारी यदि इसका सेवन करेगा, शाकाहारी जीव का सेवन करेगा, है ना, जिसने इस भोजन को अभी ग्रहण किया है, तो उसको इस 100 का केवल 10% प्राप्त होगा। हमने क्या बोला, 100 का 10% प्राप्त होगा। 100 का 10% यहाँ पर कितना हो जाएगा, यदि मैं देखूँ तो केवल 10% हो जाएगा। ठीक है, मतलब 100 का 10% यहाँ पर इसको प्राप्त हुआ, तो सामने वाला जिसको इसने खाया उसको केवल इस ऊर्जा का 10% मिलेगा। आप ऐसे समझ सकते हैं, बिल्कुल आसान सी भाषा में समझना है तो एक फूड चेन हम लोग पकड़ लेते हैं। मान लो ये घास है, इसके पास कितनी ऊर्जा है, इसने अपना भोजन कैसे बनाया, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के थ्रू बनाया, तो इसके पास आ गई अपनी 100% ऊर्जा। अब इस घास को खाने वाला कौन था, हिरण था, या किसी ने भी इस घास को खाया, ठीक है, उसके पास इस 100 का केवल 10% गया, मतलब इसके पास आ गई 10% ऊर्जा। 100 का 10% हो गया। अब इस हिरण का शिकार कर लिया मान लो शेर ने, तो अब इस शेर के पास क्या होगा, 100 का हम लोग बोल सकते हैं केवल 10% आएगा। दैट मीन्स इस शेर के पास क्या हो गई, केवल ऊर्जा का 1% आया। भोजन से जितनी भी एनर्जी मिली हिरण को, है ना, उसका केवल 10% हिरण एक्सेप्ट कर पाया। सारी ऊर्जा कभी भी एक से दूसरे में ट्रांसफर नहीं होती है। जब भी ऊर्जा को ट्रांसफर किया जाता है तो कुछ ना कुछ हास या नुकसान जरूर होता है, ये थ्योरी हम लोग जानते हैं। तो सेम चीज घास में जब 100% ऊर्जा थी, हिरण ने उसको लिया, उसका 10% गया, हिरण को फिर शेर ने खाया, तो उसका 10% यानी केवल 1% शेर के पास पहुंचा। तो शाकाहारी जो है, क्वेश्चन में क्या पूछा था, किसको अधिक ऊर्जा उपलब्ध होगी, शाकाहारी को या मांसाहारी को? डेफिनेटली शाकाहारी को ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी, क्योंकि सबसे पहले सोर्स क्या था, वही था। तो शाकाहारी को मांसाहारी की अपेक्षा अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। आहार श्रृंखला का कार्य क्या होता है, ऊर्जा एवं पदार्थों का स्थानांतरण करना ही आहार श्रृंखला का कार्य है। जैसे जो फूड चेन होती है, बेसिकली उसमें होता क्या है, एक जीव दूसरे जीव का उपयोग करके अपना जीवन प्रक्रिया कंप्लीट करता है साधारण सी भाषा में। तो ऊर्जा और पदार्थों का स्थानांतरण किस में होता है, फूड चेन के अंदर होता है। ऊर्जा के प्रवाह का पहला चरण कौन कंप्लीट करता है, ऊर्जा जो भी फ्लो हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, सनलाइट के थ्रू हो रही है ना। तो हरे पौधे के द्वारा जो भोजन तैयार करना ऊर्जा के प्रवाह का प्रथम चरण यहाँ पर कहलाता है। क्लियर है, ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात थी। कौन से पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न कर सकते हैं, तो हरे पौधे जिनमें क्लोरोफिल नामक हरित लवक वर्णक यहाँ पर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर पाया जाता है, वो सारे ही पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को यहाँ पर कंप्लीट कर पाएंगे। पौधे सूर्य की ऊर्जा को किस रूप में स्टोर करके रखते हैं, पौधे सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करके कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित करके रखते हैं। इजी सी बात है। ग्रीन पीस एक प्रकार की योजना है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे करा रही हूँ जो कि पर्यावरण से संबंधित है और आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। तो पेपर भी हो जाएगा और साथ के साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलेंगे। तो बेसिकली ग्रीन पीस एक पर्यावरण योजना है। भारत का पहला पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है, अहमदाबाद गुजरात के अंदर है। विश्व वन्य जीव कोष WWF वर्ल्ड वाइड फंड में किस पशु का प्रयोग किया गया। जैसे हम लोग देखते हैं ना, कुछ सिंबल प्रतीक बना लेते हैं, जैसे ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी का अपना एक सिंबल है, ऐसे WWF का अपना एक सिंबल है। तो उस प्रतीक में किस जानवर को रखा गया है, तो उसमें रखा गया है पांडा को। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए, विश्व वन्य जो ये वाला हमने कंप्लीट कर लिया, वन्य कोश वाला। भारत में सबसे ज़्यादा वन, अगर मैं एरिया वाइज बात करूँ तो MP में सबसे ज़्यादा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नैरोबी केन्या के अंदर है। ग्रीन हाउस प्रभाव आपने सुना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ना। सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जितने भी ग्लेशियर है, बर्फ की चट्टानें हैं, वो पिघल रही है। वो पिघलने से वो समुद्र में जा रही है और समुद्र का लेवल धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। भारत का कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है, तो टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वयंपोषी और परपोषी जीवों का एक उदाहरण। स्वयंपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ग्रीन प्लांट, हरा पौधा यहाँ पर हो सकता है। परपोषी जो दूसरों के भोजन पर आश्रित होते हैं, मानव यहाँ पर हो सकता है। आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा का स्थानांतरण होने में ऊर्जा में क्या होगी, एक फूड चेन,
में क्या हो रहा है, एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में, वही 10% रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। मान लो हिरण से फिर शेर, शेर को फिर चील बाघ ने खा लिया, है ना। तो ये वाली चीज़ क्या हो रही है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ऊर्जा में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। और कितनी कमी, हर बार 10% की कमी होती जाएगी, ठीक है। घास, हिरण, शेर में उत्पादक कौन है, तो उत्पादक जिसमें प्रोड्यूसर्स कौन है, जो बना रहा है भोजन। भोजन किसके थ्रू बनेगा, घास के थ्रू बनेगा। घास किससे ले रही है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के थ्रू। तो उत्पादक स्तर पर घास होगी जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन बनाने हेतु सूर्य के प्रकाश का उपयोग करेगी, ठीक है। तो ये पर्यावरण के कुछ क्वेश्चन जो क्लास 6 के एनसीईआरटी से थे वो मैंने आपको सारे कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। ये हमने इसलिए करे क्योंकि इस पेपर में मोस्टली क्वेश्चन पर्यावरण के, साइंस में भी स्पेसिफिक में बात करूँ तो जो पर्यावरण से कनेक्टेड चीजें हैं उससे रिलेटेड, इसलिए सारे क्वेश्चन आपको वन लाइनर फॉर्म में करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, आंसर करिए। एक पारिस्थितिकी तंत्र में कई एक खाद्य जाल बनाने के लिए जुड़ी हुई है। मैनी फूड चेन इन एन इकोसिस्टम आर कनेक्टेड टू फ्रॉम अ। फूड चेन जो है किसको बनाती है, कई सारी फूड चेन मिलकर क्या बनाती है, फूड वेब को यहाँ पर बनाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, फूड वेब यहाँ पर हो जाएगा। अब आपके सामने डायग्राम है फूड चेन का और फूड वेब का, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, फूड चेन एंड फूड वेब, ठीक है। तो फूड चेन जैसे इसमें एक ही बना रखा है, सनलाइट जो है किसको मिल रही है, प्लांट्स को मिल रही है। प्लांट आपका प्रोड्यूसर हो गया, घास हो गई। प्रथम स्तर के उपभोक्ता टिड्डे को घास ने, मतलब टिड्डे ने क्या करा, घास को खाया, है ना। तो वो प्राइमरी लेवल का उपभोक्ता यहाँ पर हो गया। अब मेंढक आया, मेंढक ने टिड्डे को खा लिया, तो द्वितीयक स्तर का उपभोक्ता यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब मान लो स्नेक आया, स्नेक ने मेंढक को खा लिया, तो ये तृतीयक स्तर का उपभोक्ता आ गया। एक चीलबाज आया, उड़ते हुए वो स्नेक को उठाकर ले गया, तो वो मांसाहारी लेवल पर हो गया, ठीक है, सर्वोच्च मांसाहारी। तो ये है आपकी एक फूड चेन, और ऐसे कई सारी फूड चेन को मिलाकर हमारा क्या बनता है, फूड वेब यहाँ पर बनता है, जो किसी भी प्रकार से किसी से भी भोजन यहाँ पर ले सकता है ना। जैसे चील ने खरगोश को भी उठा लिया, है ना, चील चिड़िया को भी उठा सकता है, चील चूहे को भी उठाकर लेकर जा सकता है। तो कई सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर जब डिपेंडेंट हो जाती है, आश्रित हो जाती है, सब चीज़ें जब आपस में संबंधित होती है, आपस में जुड़ी हुई रहती है, तो हम लोग उसको फूड वेब यहाँ पर बोलते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसमें खुले संवहनी बंडल होते हैं जो एक वलय के अंदर स्थित होते हैं। आई थिंक कल जाइलम और फ्लोएम के बारे में हमने प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस किया हुआ है ना, तो ये वहीं से पूछा गया क्वेश्चन है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ ओपन वैस्कुलर बंडल्स दैट आर अरेंज्ड इन अ रिंग। ये एक बीजपत्री मोनोकॉट्स हो सकते हैं, डाइकोट्स हो सकते हैं, क्रिप्टोगैमिक हो सकते हैं, माइकोराइज यहाँ पर हो सकते हैं। सबसे पहले आपको इसका क्या करना पड़ेगा, डायग्राम देखना पड़ेगा। इससे आपको पता चलेगा कि खुले संवहनी बंडल मतलब जो इनका ये होता है, आप इसको एक पूरा ब्रांच यहाँ पर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं, एक वलय में, मतलब इस तरीके से प्रॉपर अरेंज एक बीजपत्री में होते हैं या फिर द्विबीजपत्री के अंदर। मतलब आप स्ट्रक्चर देख सकते हो उसका कि ये राउंड शेप का है, ये ओवल शेप का है, तो ये किसके अंदर होता है। सबसे ऊपर की साइड आपके सामने है मोनोकॉट्स, ये विजिबल है तो, और नीचे की साइड है डाइकोट्स, ठीक है। एक बीजपत्री ऊपर की साइड है, नीचे की साइड है द्विबीजपत्री है ना। हमसे क्या पूछा गया था, वलय, तो हम लोग डायरेक्टली पहुंच गए वलय के पास, जो कि 3rd नंबर पर ग्रीन स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो मोनोकॉट्स में तो क्या हो गया, ये कुछ इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स वे में अरेंज है, मतलब कोई भी कहीं पर भी है ना। ये जो संवहनी नलिकाएं हैं या वेस्कुलर बंडल्स है, ये एकदम से प्रॉपर अरेंज नहीं है, कोई भी कहीं भी बैठा हुआ है। लेकिन द्विबीजपत्री की मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं डाइकोट्स की, तो डाइकोट्स के अंदर ये प्रॉपर रिंग के शेप में अरेंज है। ये इस तरीके से अगर आप इसके तने को काट कर देखेंगे तो ये प्रॉपर रिंग के शेप में, यानी कि एक वलयाकार शेप के अंदर अरेंज है। तो इसने यही पूछा था कि संवहनी वाहिकाएं जो है प्रॉपर अरेंज कहाँ पर होती है, तो द्विबीजपत्री के अंदर होती है। तो यहाँ से हमको अपना आंसर तो मिल गया डाइकोट्स, द्विबीजपत्री। लेकिन ये इतनी सारी चीज़ें क्या है, एक बार इनको भी देख लेते हैं। देखो मोनोकोट्स की बात करते हैं। मोनोकोट्स में सिंगल बीज होगा, ऐसा नहीं कि उसका 2 हिस्से होंगे। जस्ट लाइक आपने
मूंगफली को देखा होगा तो आप उसको दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। चना आपने देखा है तो उसको दो हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, तो वो डाइकोट्स होते हैं। तो मोनोकोट्स जो सिंगल यहाँ पर होगा, और इनकी जो पत्तियाँ होती है ना, वो पैरेलल इस प्रकार की होती है, इसमें कोई ऐसी धारियाँ स्पेसिफिक नहीं होती है ना, तो वो सिंगल यहाँ पर होती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आप इसका और इसका स्ट्रक्चर कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर जालीदार संरचना पाई जाती है। अगर आप उस पत्ती को छुएंगे तो आपको थोड़ा ऐसा जाली जाली जैसा फील होगा, है ना, जैसे मकड़े का जाल होता है ना, उस प्रकार से कुछ इस पे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी पत्ती के ऊपर। ठीक है, तो ये पत्तियों का स्ट्रक्चर देखकर भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा प्लांट मोनोकोट है, कौन सा प्लांट डाइकोट्स है। ठीक है, थर्ड वलय संरचना तो आपने देख ली। अगर वलयाकार संरचना प्रॉपर अरेंज है, वलय के आकार में है, रिंग के शेप में है, दैट मीन्स वो डाइकोट है। और मोनोकोट मतलब कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर है, समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा किस तरीके से स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वाला है आपका 4th नंबर का, रूट को देखकर कैसे बताएं कि मोनोकोट है या डाइकोट है। अगर उसकी जड़ें, अगर उसकी रूट जो है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं झकड़ा, है ना, झकड़ा या फिर रेशेदार, अगर कोई भी प्लांट आपने उखाड़ा, जस्ट लाइक आपने धनिए का जो पौधा था उसको उखाड़ लिया, या फिर मैं बात करूँ आपने गेहूं चना, खेत में आप गए, एक जड़ आपने निकाली, पौधे को खींचा, जड़ निकली, उसको देखकर आप बता सकते हैं कि ये कौन सा पौधा था। कैसे, है ना, जैसे कि यहाँ पर अगर झकड़ा जड़ है, मतलब पूरे तरीके से जो रेशेदार जड़ है, फाइब्रस रूट है, दैट मीन्स कोई प्लांट होगा जो मोनोकोट होगा, है ना। और यहाँ पर अगर आप डाइकोट में देखेंगे तो इस प्रकार से एक मेन रूट होती है, एक मेन जड़ होती है, और उसके इस प्रकार से ब्रांचेस निकली हुई थी। डिफरेंस समझ में आ रहा है। यहाँ पर शुरू से ही सब इस तरीके से, जैसे आपने देखा होगा ना, करली हेयर, है ना, पूरे सर में करली हेयर उगे हुए रहते हैं, तो ये झकड़ा जड़ जो है कुछ इसी प्रकार से है, शुरुआत से ही उगे हुए हैं। और इसमें क्या होता है, टैप रूट, है ना, यूजुअली प्रेजेंट होती है, मतलब एक मेन जड़ होती है और उसके आसपास जो इस प्रकार से छोटी छोटी जड़ें निकली हुई रहती है। ठीक है, तो ये जड़ को देखकर, अच्छा फूलों को देखकर बता सकते हो क्या, एक जनरल आइडिया आप लगा सकते हैं उसकी पत्तियों को, फूलों की जो पत्तियां होती है उसको काउंट करके। फ्लोरल पार्ट्स यूजुअली इन द मल्टीपल्स ऑफ 3, इसके जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो 3 के मल्टीपल में होते हैं। दैट मीन्स या तो उसमें 3 पत्तियां होगी, फूल के अंदर स्ट्रक्चर देखें, 3 होगी, 6 होगी, 9 होगी, 12 होगी, मतलब 3 के गुणे में होगी। और यहाँ पर मैं डाइकोट्स की बात करूँ तो 5 के आकार में होती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं मल्टीपल ऑफ 4 और 5, या तो 4 के मल्टीपल में हो जाएगी 4, 8, 12, 16, या 5 के मल्टीपल में 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे चलेगी। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस हो गया मोनोकोट और डाइकोट्स के बीच में। अगर आप हिंदी में देखना चाहें, लिखित रूप में देखना चाहें तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। सबसे पहले जड़ का प्रकार, एक बीजपत्री में अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है और द्विबीजपत्री में मुसला जड़ यहाँ पर पाई जाती है ना। तो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं झकड़ा जड़ और मुसला जड़। ठीक है, तना शाकीय तथा कोमल होता है एक बीजपत्री का, और द्विबीजपत्री का शाकीय या फिर काष्ठीय हो सकता है, कठोर। संवहनी मूल इसमें जो है संयुक्त या अरिअवर्धित, दैट मीन्स क्लोज यहाँ पर पाई जाती है मूल, और यहाँ पर द्विबीजपत्री में ओपन प्रकार की पाई जाती है। पत्तियों में जो शिरा विन्यास होता है बेसिकली पैरेलल होता है, समानांतर, जैसे लंबा लंबा होगा। और इसमें द्विबीजपत्री में कैसा पाया जाता है, जालिका के रूप में यहाँ पर पाया जाता है। फूल जो होते हैं त्रितृतीय 3 के मल्टीपल में हो सकते हैं और द्विबीजपत्री में 5 के मल्टीपल में हो सकते हैं। बीज यहाँ पर भ्रूणपोषी होते हैं और द्विबीजपत्री में अभ्रूणपोषी या भ्रूणपोषी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, एक अग्रस्त बीजपत्र यहाँ पर एक होता है ना, सिंगल ही होता है, उसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर टुकड़े कर दिए तो वो मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं बराबर हिस्सों में नहीं तोड़ सकते हैं। और द्विबीजपत्री के अंदर 2 पार्श्वी बीजपत्र यहाँ पर पाए जाते हैं। तो हमसे सीधा सीधा सा क्वेश्चन था, खुले संवहनी बंडल जो कि एक वलय के अंदर स्थित होते हैं वो किस में होते हैं, द्विबीजपत्री के अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय में ऑड वन आउट आपको यहाँ पर करना है। पेट्रोमाइजन अलग है, मैगजाइन अलग है, हैगफिश अलग है, या स्कॉलियोडोन यहाँ पर अलग है। क्या आंसर करेक्ट होना चाहिए इसका, देखो इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। कुछ न्यू टाइप का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। बेसिकली स्कॉलियोडियन फिश का, चारों फिश के ही एक टाइप है, लेकिन ये अलग क्यों है, क्योंकि एक प्रकार की डॉग फिश है। डॉग फिश क्यों है, क्योंकि इसके पास क्या है, डॉग की जो क्वालिटी होती है, अगर हम लोग कहें तो डॉग की जो क्वालिटी होती है वो इसके पास होती है, अदर फिश के पास वो नहीं होती है। डॉग के पास क्या क्वालिटी होती है, डॉग के पास ये क्वालिटी होती है कि वो खाने को सूंघ सकता है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे कि हम लोग
पुलिस वगैरह मिलिट्री वगैरह में देखते हैं वो डॉग अपने पास रखते हैं, वो सूंघ कर अंदाज़ा लगा लेते हैं यहाँ पर कोई गलत हो रहा है या फिर यहाँ पर कुछ है इस तरीके से। तो सेम चीज़ इस फिश के पास है, सेम क्वालिटी इस फिश के पास है कि ये सूंघ कर अंदाज़ा लगा लेती है। तो इसका काम क्या है, भोजन प्राप्त करना। तो ये सूंघ कर अंदाज़ा लगा लेती है कि कितनी दूरी पर या कहाँ पर इसको भोजन की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो डिटेल आपके सामने है ना। एक क्वेश्चन और आपसे वैसे एग्जाम में पूछा जाता है, ये तो सिंपल सा था, ऑड वन आउट आपको करना था, है ना। ऑड वन आउट अलग क्या है, तो स्कॉल्यूडियन अलग है क्योंकि वो एक प्रकार की डॉग फिश है। एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, दूसरी कहीं एग्जाम में पूछा गया था, स्कॉल्यूडियन को इसकी निम्नलिखित विशेषताओं के कारण डॉग फिश कहा जाता है। तो स्कॉल्यूडियन की क्या विशेषता होती है, स्कॉल्यूडियन की ये विशेषता होती है कि उसकी सूंघने की शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है, डॉग के समान होती है, कुत्तों के समान होती है ना। तो ये एक प्रकार के सुव्यवस्थित शरीर वाले जलीय जीव हैं जिसमें कार्टिलाजिनस एंडोस्केलेटन शामिल है, ये इंक्लूडेड है। इस विशेषता के होने के कारण उनमें भोजन खोजने में उनको मदद मिलती है, भोजन को आसानी से फाइंड आउट कर पाते हैं। स्कॉल्यूडियन एक प्रकार की मछली है जो कार्टिलाजिनस होती है। इसमें अक्सर डॉगफिश के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें कुत्ते जैसी गंध की अत्यधिक विकसित भावना होती है, सूंघने की यह शक्ति उसको भोजन को ढूंढने में यहाँ पर हेल्प करती है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। दो क्वेश्चन आपसे, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, एक क्वेश्चन हो सकता है अब की बार आपसे एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर का लाभ नहीं है। सिंथेटिक फाइबर की क्या एडवांटेजेस नहीं होते हैं। इसमें व्रिंकल बहुत आसानी से आ जाते हैं, है ना। व्रिंकल मतलब सर्ल टाइप आप इसे बोल सकते हैं। फाइबर मजबूत और लोचदार होता है, इसमें उछालने का गुण होता है, बाउंस इजीली ये हो जाता है ना। इलास्टिसिटी इसके अंदर होती है। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कपास जैसे प्राकृतिक रेशों की तुलना में अधिक समय तक इसमें रंग और चमक होती है। सिंथेटिक फाइबर पेट्रोकेमिकल से बने होते हैं और बहुत लंबे समय तक पर्यावरण के अंदर रहते हैं। दैट मीन्स कि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, दैट मीन्स कि पर्यावरण में आसानी से नष्ट होने वाले नहीं हैं। जैसे कि बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं, जैसे कि बहुत नॉर्मल एग्जांपल जैसे किचन का फूड है तो वो आसानी से अपघटित हो जाता है। जैसे प्लास्टिक हो गया तो वो कई सालों साल लग जाएंगे, है ना। पॉलीथीन हो गई तो ये कभी भी प्रकृति में अपघटित नहीं होते। तो सिंथेटिक फाइबर का क्या फ़ायदा नहीं है वो आपको बताना है। तो इससे पहले आप एक काम करिए, थोड़ा सा सिंथेटिक फाइबर के बारे में देख लीजिए, फिर हम लोग आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंथेटिक फाइबर दैट मीन्स मानव निर्मित फाइबर, दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो सिंथेटिक फाइबर जो कि मानव के द्वारा बनाया गया है। तो सिंथेटिक फाइबर केवल प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के उत्पादों के रूप में पाया जाने वाला एक प्रकार का पॉलीमर से बनाए जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर जो है मानव निर्मित होते हैं और इनमें से अधिकांश माल पेट्रोलियम के द्वारा तैयार किया जाता है, इसीलिए इसको पेट्रोकेमिकल कहा जाता है। सभी कपड़े रेशों से प्राप्त किए जाते हैं, मोस्टली जो कपड़े रेशों से बनते हैं, जबकि रेशे कृत्रिम या मानव निर्मित स्रोतों से बनाए जाते हैं। अब कृत्रिम जो मानव ने खुद से रेशा तैयार किया है, जैसे नाइलॉन और कई सारी कैटेगरीज हो गई, और प्राकृतिक जो हम लोग रेशम के कीड़े वगैरह ऐसे अलग अलग तरीकों से प्रकृति से प्राप्त करते हैं। इसमें एक छोटी इकाई या बहुलक होते हैं जो कई दोहराने वाली इकाइयों से बने होते हैं, जिसको मोनोमर्स के रूप में जाना जाता है। मोनोमर्स सिंगल यूनिट, पॉलीमर्स कई सारी इकाइयों को मिलकर बनाया गया, जिसमें नाइलॉन, एक्रिलिक, पॉलीयूरेथेन, पॉलीप्रोपाइलिन है। हर साल दुनिया भर में लाखों टन इन रेशों का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। तो ये तो बात हो गई सिंथेटिक फाइबर के बारे में। अब हमसे एग्जाम में पूछा गया था इसका क्या एडवांटेज नहीं है, इसका क्या फ़ायदा यहाँ पर नहीं है। तो ये व्रिंकल इजीली जो है, आसानी से इसमें सल पड़ जाना या व्रिंकलिंग हो जाना, ये इसके फ़ायदे में नहीं आता है। बाकी सारी चीज़ें जो है सिंथेटिक फाइबर के बारे में ठीक है। मजबूत, लोचदार, इलास्टेबल होते हैं। प्राकृतिक रेशों की तुलना में इसमें अधिक समय तक रंग और चमक रहती है, क्योंकि जो प्राकृतिक रेशों की मैं बात करूं, नेचुरल जो फाइबर है उनकी बात करूं, तो कुछ बार धोने के बाद जो है उनमें से शाइनिंग निकल जाती है, चमक निकल जाती है, रेशे घिस जाते हैं, लेकिन इसमें संभावना कम होती है। इसमें भी निकलते तो हैं लेकिन कंपैरेटिवली ये ज़्यादा समय तक चलते हैं। और सिंथेटिक फाइबर पेट्रोकेमिकल से बने रहते हैं और बहुत समय तक पर्यावरण में रहते हैं, आसानी से ये अपघटित नहीं होते हैं।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखना है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप असर्शन को पढ़िए, फिर ऑप्शन आपके सामने आएंगे। कथन क्या बोल रहा है, द हार्ड वाटर ऑफ अ वेल बिकम सॉफ्ट एंड एडिंग वॉशिंग सोडा टू इट, है ना। किसी कुएं का कठोर जल उसमें धावन सोडा डालने से, वॉशिंग सोडा डालने से नरम यहाँ पर हो सकता है, सॉफ्ट यहाँ पर हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और अघुलनशील कार्बोनेट लवण को यहाँ पर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, देखो अब आपको बताना है, ऑप्शंस देख लीजिए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों गलत हैं। ए सही है, आर गलत है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, दोनों करेक्ट है ना। आपने देखा है कुएं में कठोर जल होता है, शीतल जल और कठोर जल दो कैटेगरी होती है। शीतल जल जो पीने योग्य आसानी से आप पी सकते हैं, कठोर जल हार्ड वाटर यदि आप उससे कपड़े धोएंगे तो वो भी अच्छे से नहीं धुलेंगे, सर्फ भी उसमें घुलेगा नहीं, है ना। तो कुएं का कठोर जल, उसमें यदि आपने धावन सोडा, वॉशिंग सोडा यहाँ पर डाल दिया तो वो नरम यहाँ पर हो जाएगा, सॉफ्ट यहाँ पर बन जाएगा, क्योंकि उसके कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड जो उस पानी को हार्ड यहाँ पर बना रहे हैं वो सल्फेट के साथ, वॉशिंग सोडा सल्फेट के साथ यहाँ पर प्रतिक्रिया करेंगे और उनको अघुलनशील कार्बोनेट लवण में यहाँ पर परिवर्तित कर देंगे। तो बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, आप चाहें तो एक बार से देख सकते हैं। कठोर जल और शीतल जल दो प्रकार की कैटेगरी होती है पानी की। शीतल जल या साबुन से झाग बनाता है, वर्षा से जो भी जल प्राप्त होगा वो शीतल जल यहाँ पर कहलाता है। यह पानी घरेलू उद्देश्य जैसे कपड़े धोने और सफाई में हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं, है ना। और कठोर जल के बारे में बात करूँ तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण की उपस्थिति के कारण इसको कठोर जल कहा जाता है। इसीलिए ये क्या करता है, जो वॉशिंग सोडा है इसको सल्फेट में यहाँ पर कन्वर्ट कर देता है। कठोर जल साबुन के साथ झाग नहीं बनाता बल्कि अपने अवशेप यहाँ पर छोड़ देता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मीय मान का जो एसआई मात्रक है, ऊष्मा का कैलोरीफिक वैल्यू जो है इसका एसआई यूनिट यहाँ पर क्या होगा, ये आपको आंसर करना था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जूल पर किलोग्राम जो है ऊष्मीय मान का एसआई मात्रक यहाँ पर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक जो है ठोस और तरल दोनों की तरह कार्य करता है। अ कैन एक्ट लाइक बोथ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड। कौन ठोस और तरल दोनों की तरह कार्य करेगा, तो नॉन न्यूटोनिक फ्लूइड जो है, गैर न्यूटोनियन द्रव जो है यहाँ पर एज अ सॉलिड भी काम करता है और एज अ लिक्विड भी यहाँ पर काम करता है। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मूंगफली के पौधे के किस भाग का उपयोग तेल बनाने में यहाँ पर किया जाता है। मूंगफली के पौधे का कौन सा भाग यहाँ पर ऑयल बनाने में प्रयोग किया जाता है। यस, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर आप लोग देखेंगे। देखो आपको बताइए मूंगफली के बीज जो है उसी से तेल बनता है और उसी का हम लोग जो है तेल यहाँ पर खाते हैं। ठीक है, तो सी आंसर सीड्स यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही जनरल सा साइंस का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है। देखो क्वेश्चन विजिबल है पूरा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पौधे में पानी और पोषक तत्वों का परिवहन करना है। तो अच्छा बताओ, प्लांट्स को पानी की प्राप्ति कहाँ से होती है। प्लांट्स को पानी की प्राप्ति होती है उसकी जड़ों से। वी ऑल नो कि उसके रूट से उसको पानी और मिनरल जो कि मिट्टी के अंदर प्रेजेंट है, मिट्टी में जो भी सूक्ष्म तत्व या जो भी मैक्रो और माइक्रो तत्व प्रेजेंट है वो मिट्टी के अंदर है। मिट्टी से क्या होगा, जड़ों तक पहुंचेंगे और जड़ों से जो है पानी और मिनरल्स जो पोषक तत्व हैं वो पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचेंगे। तो पौधों में पानी और पोषक तत्वों का परिवहन किसके द्वारा यहाँ पर किया जाता है, जाइलम के द्वारा किया जाता है। तो जाइलम ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैंने आपको साइंस क्लास के अंदर पढ़ाई थी, वो हम लोग एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। जाइलम जैसे नीचे की ऊपर की साइड जा रहा है, लेकिन ये प्रकृति के अगेंस्ट है या ग्रेविटी के लॉ के अगेंस्ट है, क्योंकि हम लोग देखते हैं ग्रेविटी हमेशा किसी भी चीज़ को नीचे की साइड खींचती है। तो इसमें ऐसा क्यों नहीं, प्लांट्स में पानी जो है ऊपर की साइड क्यों जा रहा है, नीचे की साइड क्यों नहीं आ रहा है, मतलब ज़मीन में क्यों नहीं आ रहा है रिस कर वापस से इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मान लो मिट्टी है ना, ज़मीन में मिट्टी है और ये जड़, यहाँ पर क्या होता है, आयनों का चेंजेस होता है ना, आयनों में परिवर्तन हो जाते हैं। जब ये पानी ऊपर की साइड चढ़ता है तो आयन में परिवर्तन हो जाते हैं, जिस परिवर्तन की वजह से जो है यहाँ पर पानी जो है, 1 सेकेंड,
पानी जो है ऊपर की साइड चढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अभी चढ़ा नहीं है लेकिन एक प्रकार का फ्लो यहाँ पर बनने लग जाता है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। इतनी सी चीज़ आयनों में परिवर्तन होने के कारण मिट्टी से जो है पोषक तत्व और मिनरल्स या बोलो पानी है वो ऊपर की साइड आना स्टार्ट तो हो जाते हैं, लेकिन इसमें फिर भी एक कमी रह जाती है कि ये पूरे ऊपर तक नहीं पहुँच पाएंगे। एक और प्रकृति की प्रक्रिया यहाँ पर अपना कार्य पूर्ण करती है। आपने सुना होगा ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया। अब यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्या करती है आपको पता है, पत्तियों में जो स्टोमेटा पाए जाते हैं या स्टोमा जिनको आप बोलते हैं, या हिंदी में बोले तो पोर या फिर रोम छिद्र। अब ये रोम छिद्र क्या होते हैं, जो यहाँ पर जल वाष्प को छोड़ते हैं, है ना, पानी को उत्सर्जित करते हैं। तो अब हमारी पत्तियों को क्या चाहिए, पानी की जरूरत है, क्योंकि जो भी उनके पास था वो उन्होंने उत्सर्जित कर दिया। तो अब ये क्या करती है, वापस से मतलब एक तरीके से ऐसा फ्लो बनता है कि इनको पानी चाहिए, तो ये ऊपर की साइड चूषण, जिसको खिंचाव हम लोग बोलते हैं, चूषण या खिंचाव जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये क्या करती है, इस कारण से पानी को ऊपर की साइड खींचने में मदद करती है। तो इन दो प्रोसेस के कारण ही जाइलम जो है ऊपर की साइड पानी को पहुंचा पाता है या पोषक तत्वों को पहुंचा पाता है। ठीक है, ये जाइलम का कार्य हो गया। आगे बता दें आपको फ्लोएम यहाँ पर क्या होता है। तो फ्लोएम जो है विभिन्न विभिन्न जो पत्तियाँ, यदि मैं बोलूँ लीव्स यहाँ पर मैं बोलूँ, तो पत्तियों ने जितना भी भोजन बनाया है ना, थ्रू हम लोग बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के थ्रू जो भी भोजन बनाया उसको प्लांट्स के विभिन्न विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है, फ्लोएम का होता है। फ्लोएम हमेशा बाई डायरेक्शनल होता है, जाइलम हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। मानव कंकाल में जन्म के समय लगभग कितनी हड्डियां होती है। जन्म के समय इनमें लगभग एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन 305 या 300 के आसपास हड्डियां इनमें पाई जाती है, जो धीरे धीरे कम होकर वापस अपनी 206 हो जाती है ना, गलकर या इस तरीके से जुड़कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। संतुलित आहार चार्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस पदार्थ का सेवन सबसे ज्यादा करना चाहिए, अनाज, फ्रूट, पल्सेस या शुगर, है ना। अब सबसे ज्यादा सेवन हम लोगों को इन चारों में से किसका करना चाहिए, बेसिकली अनाज का करना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वुचेरेसिया बैनक्राफ्टी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो बीमारी है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, HIV एड्स के लिए, फाइलेरिया के लिए, मलेरिया के लिए, डेंगू के लिए। तो बेसिकली ये फाइलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि फाइलेरिया के जो जीव होते हैं, सबसे पहले तो इस बीमारी के बारे में देख लेते हैं कि ये है क्या। फाइलेरिया हम लोग बोल सकते हैं इस प्रकार की बीमारी है कि जब भी कोई कीड़ा हमारे शरीर पे काटता है तो वो क्या करता है, पूरे शरीर में सूजन लेकर आ जाता है। ठीक है, तो अब इसके बारे में आप ऐसे समझ सकते हैं कि फाइलेरिया का जो भी कृमि या जो भी कीड़ा है ना, एक मच्छर होता है, उसकी वजह से ये होता है। तो मच्छर जब भी काटा, उसने क्या करा, अपना जो लार्वा था वो हमारी बॉडी के अंदर छोड़ दिया है। ठीक है, अब वो हमारी बॉडी के अंदर ही, मतलब जो भी हमने भोजन किया है, हमारी बॉडी के ही पार्ट्स हैं, उनको खा खा कर अंदर ही वो बड़ा होने लग जाता है, जिसकी वजह से पूरा शरीर यहाँ पर सूजन आ जाती है, स्वेलिंग यहाँ पर आ जाती है। तो वही फाइलेरिया के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो वुचेरेसिया बैनक्राफ्टी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये फाइलेरिया के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आप देख सकते हैं फाइलेरिया किसकी वजह से होता है। ये फाइलेरिया संक्रमण मच्छर जो होते हैं उसके काटने की वजह से होता है। ये मच्छर फ्यूलेक्स एंड मेनोसाइनिड्स प्रजाति के होते हैं, जिसमें मच्छर एक धागे के समान परजीवी जो है, परजीवी जो दूसरों के भोजन पर आश्रित होते हैं, उसके समान धागे के समान एक स्ट्रक्चर होता है। एक धागा आप समझ लीजिए, पतला सा, बहुत बारीक सा। जैसे ही मच्छर ने काटा, उसने हमारी बॉडी के अंदर उसको छोड़ दिया है। ये परजीवी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और धीरे धीरे ये वहीं पर रहता है, वहीं पर बड़ा होता है। ठीक है, चलिए चुंबक के द्वारा लगाया गया बल किस प्रकार का एग्जाम्पल यहाँ पर हो सकता है। तो हमने देखा है यहाँ पर कॉन्टेक्टेबल और नॉन कॉन्टेक्टेबल फोर्स के बारे में। ठीक है, तो चुंबक मैग्नेट जो है नॉन कॉन्टेक्टेबल के अंदर आएगी। तो चुंबक का प्रभाव दिखाने के लिए मुझे दो चीज़ों को चिपकाने की जरूरत नहीं, मैं इतने दूर से भी मैग्नेट का प्रभाव यहाँ पर दिखा सकती हूँ। तो चुंबक के द्वारा लगाया गया बल हमेशा नॉन कॉन्टेक्टेबल असंपर्क फोर्स के अंदर आता है। जैसे मसल्स वाला हो गया तो वो कॉन्टेक्टेबल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये रहेगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। सो आज के सेशन के 15 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि आपकी शिफ्ट 2 के अंदर यहाँ पर पूछे गए थे। ओके, सो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसके अगली शिफ्ट के साथ।
थैंक यू। और सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। इसके अलावा आपकी क्लासेस कंटिन्यू हैं, कंटिन्यू आप क्लासेस यहाँ पर विजिट कर सकते हो और साइंस का कोर्स भी अवेलेबल है। सो जितने भी स्टूडेंट साइंस के कोर्स के अंदर इनरोल करना चाहते हैं उसमें आपको कंप्लीट 6 to 10th NCERT पढ़ाया जाएगा और जनरल साइंस जो दिन प्रतिदिन के जीवन में हम लोग यूज़ करते हैं या उसी में करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो अगर आप उस कोर्स के अंदर इनरोल करना चाहते हैं तो कोर्स भी अवेलेबल है। दिस इज़ व्हाट्सएप नंबर, इस पर व्हाट्सएप करके आप सारी डिटेल कोर्स से रिलेटेड यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। ओके, सो सेशन को ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।